था, 250 नंबर का पेपर था सेट ए सीरीज की, क्योंकि बच्चों अभी ना ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो उसी ऑफिशियल आंसर की के तहत ही मैं आपको आंसर और पेपर का एनालिसिस करने अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस। देखो पहला जो क्वेश्चन था, देखो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हम इंग्लिश भाषा का यूज करते हुए करेंगे। जो लोग हिंदी में देख रहे हैं उनको ऑप्शंस पता ही चल जाएंगे। ठीक है, अब ना देखो पहला सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज। एक बात मैंने बड़ी नोटिस करी है, मैं भी जब आपको कम्युनिटी सेक्शन पे ना एमसीक्यू देती हूँ, तो आप क्या करते हो, कई सवालों में इनकरेक्ट नॉट पढ़ते ही नहीं हो और सीधा शुरू कर देते हो डिबेट, मैम इसका आंसर ऐसे कैसे हो गया, इसकी स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए देखो पेपर का पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका कोई प्रोसीजर नहीं होता। इसका जो आंसर है, जो ऑफिशियल की यूपीएससी ने डाला है, वो बना है एमएल, मशीन लर्निंग। बाकी ये सारी प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं एमएल को छोड़कर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, और आपसे पूछा है कि इन सभी में से वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे थे यूपीएससी ने सीएपीएफ के पेपर में। इसका आंसर होना था बी, 1 एंड 3 ओनली। एमपीजी और इंडियो ये दोनों ही कंप्रेस करने के लिए वीडियो फाइल्स को यूज की जाती हैं। राइट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। ये कह रहा है कि किस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है पर फोटोन, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट रेज में, विजिबल रेज में, या इंफ्रारेड रेज में। तो याद रखना है हमें किस में ज्यादा रहती है, हमारी सबसे ज्यादा रहती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज में, पर फोटोन लार्जेस्ट एनर्जी निकलती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। सन और अर्थ का सिस्टम है जिसमें डिस्टेंस का लेग्रेंज पॉइंट दिया हुआ है, L2 एंड L3 पूछा हुआ है कि कितना होता है सन और अर्थ में लेग्रेंज पॉइंट कितना होता है। इसका आंसर है 15 किलोमीटर। अगर जिसने आपने ये लगाया है तो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछता है, इनमें से जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। देखो आपके पास चारों ऑप्शन थे, इसका आंसर आपका होना था फिफ्थ का सी ऑप्शन, कि इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर, जहाँ पे शॉर्ट वेव लेंथ होती है, इंफ्रारेड रेज बड़े आराम से वहां से पास हो सकती है, लॉन्ग वेव लेंथ वहां से पास नहीं हो पाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स आया। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा था कि कैनन है, शूट्स अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड के उससे उछाला जाता है। टोटल टाइम जो फ्लाइट ऑफ द बॉल को लगा वो 20 सेकेंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, और बॉल लूजेस 70% ऑफ इट्स स्पीड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। अब ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्ट है, हाइट ऑफ द बॉल जो बाउंस अप हुई आफ्टर इट्स फर्स्ट बाउंस। तो उसके लिए बोल रखा है कि उसका ग्रेविटी मान लो आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या होगा। इसका जो आंसर होना था वो सी होना था, 50 मीटर्स। ठीक है, तो अगर 50 मीटर्स आपने मारा है तो आंसर बिल्कुल ठीक होगा आपका। अब चलते हैं हम सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट PM1 पार्टिकल्स इन इंडिया को करेक्टली डिफाइन कर रही है। इसका आंसर होना था ए, कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिसके 10 माइक्रोन से डायामीटर बड़ा होता है, उसी को PM1 कहते हैं। ऐसे ही PM10 क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, PM10 किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है जिसमें कि मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसी मीडियम को उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कोलिजन है। इन सभी में मीडियम चाहिए, लेकिन कोलिजन एक ऐसी चीज है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है नीचे दिए गए उसमें जो करेक्ट भी हो, और वो सोलिस्टिस यानी कि एक ऐसा इवेंट को बताया जब सन नदर्नली और सदर्नली जगह पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सन ही वहां पर पैदा हो गया, अपीयर होने लग जाता है। ये पूछा है यहाँ पर नदर्न और सदर्न का।
तो सॉलिस्टिस के बारे में, तो 9th का आंसर होना था कि बी, विंटर सॉलिस्टिस कब होता है? December 21 में, इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए में से कौन सा लिंकेज नहीं बनाता विद द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा है जो कि लिंकेज नहीं बनाता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। यहाँ कहता है कौन सा स्टेटमेंट मैटर के लिए करेक्ट नहीं है। तो अगर मैटर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा, तो ए होगा मैटर वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो इसका ए ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर सीधा हम चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आइसोटॉप है ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। किस एलिमेंट को यूज करा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में? तो 12th का आंसर होगा कि आयोडीन जो होता है उसके आइसोटॉप को यूज करके कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 13th की तरफ। 13th कहता है कि पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जो कि आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर देता है। क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 14th पे। क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन एन इथाइन मॉलिक्यूल। इन सब में से बॉन्ड फॉर्मेशन इथाइन मॉलिक्यूल की सबसे अच्छी किसकी होती है? तो 14th का आंसर होना था कि कार्बन और कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड होती है वो बहुत आराम से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच अमंग द फॉलोइंग, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लासेस का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिका और कलेट्स यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलें अगर हम, तो 16th क्वेश्चन में पूछता है इन नीचे दिए गए में से एटॉमिक नंबर ऑफ एटम जो होता है किसका करेक्ट है? तो यहाँ पर जो 16th का आंसर देखो, आप कितने सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर होना था सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर में क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। तो जिसने साइंस पढ़ी हुई है 9th की वो बड़े आराम से पेपर सॉल्व कर लेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10th एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगेन 9 10th वाली आपकी साइंस है। विच वन अमंग द फॉलोइंग एंडोथर्मिक प्रोसेस का कौन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? तो कंबशन ऑफ कार्बन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कार्बन का कंबशन वाला पार्ट को एंडोथर्मिक कहा जा सकता है। 18th क्वेश्चन में पूछता है जी नीचे दिए गयों में से अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास को मैन्युफैक्चर किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो आप बताओगे टंगस्टन का जो ऑक्साइड होता है उससे प्रोटेक्टिव ग्लासेस को, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस को बनाया जाता है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 19th को सॉल्व करते हैं। 19th में देखो आपको पिगमेंट दिया हुआ है पेंट का और पूछा है कि इसमें क्या क्या डलता है। इसका देखो जो आपका आंसर होना है ना इसका गाइस 19th क्वेश्चन का, वो होना है बी, यानी कि जो नेचुरल पिगमेंट है वो चौक से ही बनती है। बिल्कुल सही बात है। सिंथेटिक जो पेंट का पिगमेंट होता है उसको रेड लेड से बनाते हैं, रिएक्टिव पिगमेंट को आप व्हाइट लेड से बनाते हो और इनर्ट पिगमेंट को आप टाइटेनियम ऑक्साइड से बनाते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20th में जिसमें एलिमेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो 20th का जो आंसर है वो क्या है? वो है डी ऑप्शन, यानी कि बोरोन में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 1 होता है। नाइट्रोजन में आपके होते हैं 3, ऑक्सीजन में आपके होते हैं 2, O2 लिखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नियॉन में आपके कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21st पे आते हैं तो देखो 21st में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछता है बताओ जी जो नीचे दिए गए बायोटेक्नोलॉजी है वो अगर वो कहाँ पे यूज होती है जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कि इंसुलिन बना रहे हो, एंटीबायोटिक बना रहे हो, कोई वैक्सीन बना रहे हो, तो इसमें से कौन सी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? तो 21 का आंसर होगा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का। समझ में आ रहा है? एंटीबायोटिक वैक्सीन वगैरह का बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? ब्लू टेक्नोलॉजी की। तो देखो आपको फैक्ट्स भी सारे रिवाइज करने हैं जगह जगह। उसके बाद 22nd क्वेश्चन जो है आपका देखो मेंडल से पूछ रहा है।
अगेन आपका क्लास 10th का साइंस है, वेरी इजी। पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रेगर जे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में यूज करा। बहुत ही आसान सवाल कि किसको यूज करा था, ग्राउंडनट। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये सारी बातें। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आएगा, जिसमें पूछ रहा है ऐसी कौन सी लेयर है प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स की जो प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है जो गार्ड सेल के रूप में प्लांट टिश्यू में काम करती है। तो 23 का होगा स्पॉन्जी मेसोफिल यूज करती है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24th कहता है डिफरेंट गैसेस ऑफ बायोगैसेस में प्रपोर्शन क्या होता है बायोगैस का डिफरेंट गैसेस का। तो 24th का जो आंसर है दैट इज डी, कि सबसे ज्यादा आपका डिफरेंट गैसेस में बायोगैस का प्रपोर्शन नाइट्रोजन में, फिर मीथेन में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलते हैं, जिसमें पूछा है इंसान का ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग कितना है। देखो कितने फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करती रहती हूँ। कितनी होती है, इसका आंसर है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक इंसान का ऑडिबल रेंज हियरिंग की होती है। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है ऐसी कौन सी नीचे दी गई फॉर्म है जो ग्लूकोज का एक्सेस कर देती है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके। तो 26वें का होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज का एक्सेस स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। ये बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी पार्क से डेवलप हुई। ये कह रहा है टेक्नोलॉजी मार्केट में लाने के लिए कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं, डेवलप करना प्रोडक्ट को, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, क्या करना चाहिए। तो 27 का आंसर है डी, 2 एंड 3 ओनली, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन। ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे कि टेक्नोलॉजी मार्केट में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जी कि ऐसी नीचे दी गई क्रोनोलॉजी बताओ जिसमें इन्वेंशन हुई हो बायोटेक्नोलॉजी की। कैसे कैसे हुई बायोटेक्नोलॉजी की इन्वेंशन। तो 28 का आंसर होगा बी, कि सबसे पहले ये आपका 11th का बायो का चैप्टर है गाइस, उसमें दे रखा है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का बना, फिर प्लास्मिड की डिस्कवरी हुई, फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आई, फिर क्लोनिंग होगी डॉली की। तो आई थिंक ये क्लास 11th का जो डीएनए वाला चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लास 11 या 12 का कहीं से ये लिया गया है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फूड चेन का क्वेश्चन तो देखो छोटा भी हमने पहले भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपके लिए एक बेबी क्वेश्चन होना चाहिए था। कह रहा है एक इकोसिस्टम दे रखा है जिसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन के यूजुअली लिमिटेड कैसे हो जाते हैं, क्यों होते हैं। तो 29th का आंसर था सी, जैसे जैसे हायर ट्रैफिक लेवल पे जाओगे तो इंडिविजुअल कैन कंट्रोल लोअर वंस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो बहुत आसान था, है ना। तो ये चीज हो जाएंगी। 29th का आंसर समझ गए, सी होना था। 30th पे चलो, 30th पे कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स नहीं है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा है जिसमें कि प्रोकैरियोट्स पाया नहीं जाता। अगेन देखो कितने सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं। अब आ जाओ ज्योग्राफी पे, कह रहा है रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ द अर्थ। रिसेंटली जब हम जीसी लियोंग का चैप्टर 1 कर रहे थे तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू मीन बाय रोटेशन। एक एक क्वेश्चन मैं आप कह रही हूँ आपको, जो जो हम स्टैटिक में पढ़ाते हैं ना वो सारा आता है, करंट अफेयर्स वो आता है। तो बी वेरी श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। 31 का जो आंसर है वो रोटेशन से रिलेटेड पूछा गया, आपके सामने स्टेटमेंट है। देखो इसका जो ना आंसर होना है वो खाली वन ऑनली होना है। 31 का आंसर क्या है, ए। 31 का ए आंसर है कि अर्थ 15 डिग्री पर हर घंटे पे रोटेट करती है, टाइम जोन हर घंटे पे डिफर इसीलिए नॉर्मली होने लग जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत थे, क्योंकि उसने पूछा ही क्या है, मेरे ख्याल से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, हमें ये जरूर ध्यान में रखना है। खो नहीं जाना पेपर करते वक्त कि दिखना ही बंद हो जाए इनकरेक्ट लिखा है करेक्ट लिखा है, खो नहीं जाना होता। अपने आप को संभाल के रखा करो। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन सोचती हूँ कि रोज सॉल्व करो, रोज लिखना शुरू करो, क्वेश्चंस को करो, लिखो बैठ के एक एक चीज, ताकि आपकी आदतें अच्छी बने। फिर पूछता है एक ऐसी स्टेटमेंट बताओ जिसमें ना आपका फॉनल रिसोर्सेज इंडिया के बारे में है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा। इसका देखो ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि हायर डिग्री ऑफ एंडेमिज्म
ठीक है, और इसमें हैज बीन नोटिस इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब जिसने यार पढ़ा होगा करंट अफेयर वही तो जानेगा ना वो वाला क्वेश्चन, वरना किसी को पता चलेगा। अब टाइप ऑफ विंड के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो आप, विंड के बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, कह रहा है देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जिसने विंड के बारे में पढ़ा होगा वही बता पाएगा कि कौन से वाले विंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 31st 33rd का जो आंसर है ना वो डी है। इसमें इसको ईस्टर्लीज कहते हैं, एक बार इसके पढ़ लो। देखो ये कहाँ होती है, ये एटमॉस्फेयर के अपर लेवल पे चलेगी। ये दो तरह के फोर्सेस पे सब्जेक्टेड होती है, एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक कोरियोलिस फोर्स। जब फोर्सेस जब बैलेंस करने हो तो एयर राइट एंगल में मूव करती है, तो प्रेशर ग्रेडियंट। ये सारी कहानी ना किस पे सूट करती है, ईस्टर्लीज पे। वेस्टर्लीज इसका उल्टा होता है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। ज्योग्राफी की क्लास 9th में ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज बड़े आराम से बड़े प्यार से समझाई गई है। एनसीईआरटी देखो कितनी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज पोडोसोलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये टर्म का मतलब पता था, नहीं पता था तो अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन फॉर यू। 34th का आंसर है, ऐसे पोडोलाइजेशन कहाँ होता है जहाँ बहुत ही हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट दोनों मिलते हैं, वहां पर पोडोसोलाइजेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कह रहा है जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू नेबुलर हाइपोथेसिस सोलर सिस्टम के ओरिजिन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 35th का आंसर होना था इसका बी, कि एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड एक्सपेंशन जो डिस्क होती है मैटर की, वो पूरी की पूरी सेंटर में आके चली जाती है, वो इसीलिए होता है। समझ गए। अब देखो अगेन, ये क्वेश्चन आपका चिपकाया गया है जीसी लॉन्ग की किताब में, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दे रखा है, चेक आउट वंस। कह रहे हैं 31 दिसंबर 2023 में न्यूजीलैंड में एट द सेम टाइम, इस तरह का ही कुछ है, इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट इन द हवाईन आइलैंड एंड अलास्का। कह रहे हैं न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर था, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसी सेम डेट को हवाईन आइलैंड और अलास्का में कितना होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में ये करा रखा है। इसका आंसर होना था डी, वहां पर 1 जनवरी हो जाएगी। अगर हवाईन आइलैंड में 31st है तो वहां 1 हो जाएगा। आई टोल्ड यू, टाइम जोन वाले चैप्टर मैंने बताया है ये चीज। देख रहे हो आप कैसे पूछा जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ जीसी लॉन्ग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नहीं देखना शुरू करिए तो प्लीज देखो आप उसको, विल गेट टू नो सो मैनी थिंग्स। सॉरी, एक चीज मेरे से गड़बड़ हो गई है, सॉरी। इसका आंसर होना था आपका बी, सॉरी। बोथ हैव 30 दिसंबर 2022 का, आई थिंक, सॉरी, हाँ ठीक है 2023 का। बोथ हैव दिस थिंग, में थोड़ा सा गड़बड़ कर गई मैं, अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक था। ठीक है। 36 का आंसर ध्यान रखना बी है इसका, 30 डी नहीं है, ठीक है। अच्छा, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेलस्टॉर्म इज नॉट करेक्ट। हेलस्टॉर्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है वो पूछिए, इसका आंसर होना है डी, इसके मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स नहीं होती हैं, ठीक है। ओशन करंट दिए हुए हैं, लोकेशंस पूछी हुई हैं। अगर पढ़ते हो रोज, एटलीस्ट पढ़ा है तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 38 का जो आंसर गाइज होना है ना, वो आपका होना है डी, ठीक है। डी इसका आंसर है। कैसे होगा देखो, कोशियो का जो आपका होता है ना वो सेकंड है, पैसिफिक ओशन में तो ये है ही। इसके अलावा ओगुलस का आपका है इंडियन ओशन, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट का आपका है ए, और इसका है आपका एंटिलिस करंट का है सी। तो अगर ये लोकेशन आपको तभी याद होगी जब आप डेली एटलस पढ़ते होगे, ठीक है। अच्छा, ब्लैक टाइगर्स के बारे में पूछा है। मैंने कहीं तो आपको करंट अफेयर्स में ब्लैक टाइगर पढ़ाया था कि इनको मेलेनिस्टिक टाइगर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इंडिया में ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में पाए जाते हैं। अब 39 का जो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है, ध्यान रखना। आओ क्वेश्चन नंबर 40th पर हमारे, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है सिंगारेन कोरियंस लिमिटेड से रिलेटेड, सिंगारेनियन कॉलियरिस कंपनीज लिमिटेड से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जिसने इसके बारे में पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में वो जानता होगा, तो इसका आंसर होना था बी, इट इज़ नाउ डाइवर्सिफाइड थर्मल सोलर पावर प्लांट भी हैं, और ये आपके ओपन कास्ट माइनिंग वगैरह में काम करने के लिए इसको बता रखा है। अब रॉक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, जीसी लॉन्ग में भी पढ़ाया है मैंने आपको, तो ये पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है ना वो 2 और 3 बिल्कुल ठीक है।
लिथिफिकेशन नहीं होता है, मेटामॉर्फिकेशन और सॉलिडिफिकेशन हमने रॉक साइकिल जब पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था। अर्थ सरफेस के रिलेटेड यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो 42nd का जो आंसर है वो क्या है, वो है आपका 1 2 3 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट इसकी आपकी गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा था टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, जिसमें काली मिट्टी के बारे में पूछा हुआ है। इसका जो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट पूछा हुआ है। 43 का जो आंसर है वो बी है, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1। कि ब्लैक सॉइल सही बात है, सुटेबल है रेन फेड क्रॉप्स को ग्रो करने में, और इसमें मॉइस्चर बहुत रिटेन करती है, क्रॉप्स को सर्वाइव ड्राई सीजन में करने के लिए अच्छी है ब्लैक सॉइल। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44, अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखो ज्योग्राफी और साइंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछ रहा है कि कौन सा अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, कौन सी कंट्री, तो इसका डी है, यमन जो है वो अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 में पूछता है कि विद रेफरेंस टू साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो 45 का जो आंसर होना था आपका वो होगा बी, कि यहाँ पर रेन एक्सपीरियंस करते हैं हम विंटर में, दिसंबर और जनवरी के अंदर। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का पार्ट है, ध्यान से रखना। इसका रिमाइंडर पूछा है, 46 क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा, इसका आंसर सी है, दैट इज 3 इसका आंसर आएगा। यू हैव टू कैलकुलेट इट। 47 का आंसर है यहाँ पर पूछा एंगल बताओ जो ना एक 1/6 ऑफ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल बनता है, इसका होना था 15 डिग्री। ध्यान रखना इसका आंसर, क्योंकि क्या पूछ रहा है, एंगल जो एक सेक्टर बनाता है, ठीक है, 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल अगर वो है तो वो कितना बनाएगा, तो बताना उसका एंगल कितना बनता है, उसका आंसर होगा 15 डिग्री। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालने को बोल रहा है फॉर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर। तो 48 का आंसर है 44.5। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, इसमें स्टेटमेंट करेक्ट का पूछा हुआ है। इसका जो आंसर है वो है 1 ओनली, कि एवरेज ऑफ 4 नंबर जो है वो 10 15 ये सब रहते हैं। 50th क्वेश्चन पर आओगे तो 50th क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर आपका डी। पूछ क्या रहा है, रेशियो दी हुए प्रेजेंट एजेस की, एक्स टू वाई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एक्स वन वाई टू जेड, और ये जो प्रेजेंट एज है वाई की वो 15 ईयर्स है, तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड की सम ऑफ एज कितनी होगी, तो वो 55 साल है। जिसने भी 55 लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51वां क्वेश्चन है। वैल्यू पूछ रहा है ये x प्लस 1/x अगर इज इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर होना है डी, 1 होगा इसका आंसर। ध्यान रखना आप इस बात को। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलो। इसमें एक शॉपकीपर ने प्रोडक्ट 30% पे लॉस पे बेचा, मतलब अगर मान लो कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदा तो उसने 70 रुपए में बेचा है। अगर उसका सेलिंग प्राइस 150 रुपए है मोर होता, ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब अगर कह रहा है कि अगर उसने बेचा होता 150 प्राइस ज़्यादा में तो उसको 10% का फायदा होता। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 375 रहा होगा। ठीक है, चलो अब 53rd क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ABC एक काम को 20 25 और 30 दिन में खत्म करते हैं। अगर वो एक साथ काम करें, लेकिन एक साथ काम करते हैं तो, बट क्या हुआ, बी ने ना 3 दिन वर्किंग करने के बाद क्विट कर दिया, बट बी क्विट्स आफ्टर वर्किंग इन 3 डेज। पूछ रहा हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट शैल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो इसका आंसर कितना होगा, डी 11 1/10 डेज में खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 पर चलो, इस पे बात करते हैं हम। देखो क्या कह रहा है 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप है ए एंड बी, उनको फिल होने में 20 मिनट 15 मिनट लगते हैं रिस्पेक्टिवली। थर्ड टैप जो है उसको एम्प्टी करा फुल टैंक को 6 मिनट में। जब ए एंड बी फिल हो रहा था ना, टैंक विल फिल द टैंक फॉर 5 मिनट्स एंड टैप सी इज ओपन टू एम्प्टी व्हाइल ए एंड बी कंटिन्यू टू फिल इट। इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट शैल द टैंक गेट्स एम्प्टी, कितने मिनट में एम्प्टी होगा। तो आंसर जो इसका क्वेश्चन का है 54th का, दैट इज सी 10 4/5 मिनट्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55th पे चलते हैं अब हम।
55th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी ना एक सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एक सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। बी ट्रेवल करता है 5/7 ऑफ ए स्पीड और डेस्टिनेशन पे 1 घंटे 20 मिनट पे पहुंचता है आफ्टर 8। ये कह रहा है कितना समय बी को लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने में? तो 55वें का आंसर होगा 4 घंटे 40 मिनट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 56 हमारा। कह रहा है हाइक हुआ पेट्रोल प्राइस में 12%। कितने परसेंटेज पर्सन डिक्रीज हिज पेट्रोल कंजम्पशन और उसके एक्सपेंडिचर में भी चेंज ना आए तो ऐसा वो क्या करे, कितना परसेंट उसको खर्चना चाहिए? तो ये क्वेश्चन 56 है, इसका आंसर होना था हमारा डी। सॉरी 1 मिनट, 12% इसको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, 57 पे चलते हैं। इसने वैल्यू पूछी हुई है ए एंड बी का मतलब क्या है, इसका वैल्यू मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ ए बी एंड सी हियर। 57 का आंसर है 7.66। ठीक है, अब 58 में यहाँ पर है कि आउट ऑफ द 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बिना रिपीटिशन ऑफ डिजिट। ठीक है, इसका आंसर होगा 6 बन सकती हैं। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 59 में, जिसमें एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है 20 सेकंड में। सेम ट्रेन क्रॉस करती है बंदे को जो कि 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वॉक कर रहा है सेम डायरेक्शन में, एज दैट ऑफ ट्रेन इन 12 सेकेंड्स। जो एक बंदा 6 किलोमीटर चलने में जो स्पीड से चल रहा है ना, और उसको फटाफट 12 सेकेंड में ट्रेन कवर कर लेती है। लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो पूछ रहा है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। और प्लेटफॉर्म का भी पूछा है कि लेंथ एक तरह से। तो 59th का जो आंसर होगा वो सी होगा कि 100 मीटर ट्रेन की लेंथ और 153.33 मीटर वो प्लेटफॉर्म की है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्वेश्चन का नंबर है 60th। देखो, पार्टनरशिप एक फर्म है जिसमें ना ए इन्वेस्ट करता है 1/6 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/6 ऑफ द टेन्योर। ठीक है, बी 1/3 करता है और इसी चीज को सी इन्वेस्ट करता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फुल ड्यूरेशन। तो आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 46 लाख सी का शेयर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा 32 लाख उसका शेयर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 61st की ओर, यानी कि 61वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। इसमें पूछता है सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 22। प्रोडक्ट इन दोनों का एज का 2 years back was 77। which one of the following is the value of difference in of their ages? तो 61st का आंसर है 4 साल का डिफरेंस है। 62nd क्वेश्चन पे एक शॉपकीपर है जो 2 आइटम्स बेचता है ए एंड बी। आइटम बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ट्वाइस है, मतलब अगर बी इज इक्वल टू 2A है, समझो इस तरह का कुछ है। शॉपकीपर सेल करता है आइटम ए को 10% के प्रॉफिट पर, बी को 20% के प्रॉफिट में। कह रहा है उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? तो 63rd का आंसर जो होगा वो होगा डी, 16.66% अपना। अब 63rd क्वेश्चन पर आ जाओ। 1 मिनट यार, ओ सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, इसका जो आंसर होगा गाइस ए होगा 15%। ठीक है, 63rd का जो आंसर है यहाँ पर, आउट ऑफ द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 25 लोग क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं, 15 खेलते हैं आपके क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, 12 खेलते हैं फुटबॉल और हॉकी, 10 सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। कि कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, वो इतने हैं। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट वो बताओ जो तीनों स्पोर्ट्स में से who do not play any of the 3 sports। ये कह रहे हैं कि ऐसे नंबर बताओ जिनमें कि एक भी बच्चा एक भी स्पोर्ट्स ना खेल रहा हो। इसका आंसर होना है 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये बड़े इशू है इसकी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 64th पर। एक 5 लोगों का ग्रुप है। 1 मिनट गाइस, ओ 5, सॉरी, हाँ, 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें कि कपल हैं टू बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल फॉर अ मीटिंग। और ठीक है, ऐसे बैठना है इनको। अब इन्हें पूछा टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं सो दैट कपल ना डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ऐसा कुछ बनाना है। इसका जो आंसर है वो 12 होगा, 64th का सी। ठीक है, 65th पे आओ। फेयर कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया जा रहा है, आउटकम्स नोट करे जा रहे हैं। कह रहा प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स आए? तो इसका होगा 5/8। ठीक है, क्योंकि 3 बार करा जा रहा है ना, हेड टेल वगैरह आपको अगर पता है तो ऐसा होता था ना, ये ऐसे बनता था गाइस इसका कुछ तो।
एक इसका बनता है, उसका आंसर आएगा आपका 5/8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 हेड्स की। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी ऐसा 5 बार 8 बार ही बनेगा। मैं बना के भी दिखा सकती हूँ आपको। तब इसको ऐसे बनाते हैं, सब एच 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 टी टी टी, एच एच टी टी, एच 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 टी, एच टी, एच टी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ये कितनी कह रहे हैं कि 2 हेड्स तो कम से कम आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप 1 2 3 4, मैं कहीं मिस तो नहीं कर रही कुछ? 2 हेड्स एग्जैक्टली, 2 हेड्स तो 4 आ रहे हैं। आई थिंक 3 टाइम्स करा है ना मैंने इसमें, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, बट इस आंसर इज 5/8 इटसेल्फ। ठीक है, चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66 पे हम चलते हैं। उसको मैं आपको बता दूंगी, वैसे आई वाज राइट करेक्टली। ठीक है, 66 का जो आंसर है वो कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कॉस्ट्यूम और हेडगियर से रिलेटेड, हेयर स्टाइल दिए हुए हैं 4th और 7th सेंचुरी एडी के। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो आपको ना कॉस्ट्यूम और हेडगियर का पता होना चाहिए। 66 का आंसर जो है वो वन ऑनली है कि मार्क्ड प्रेफरेंस थी फॉर स्टिचमेंट गारमेंट एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस। इसका आंसर यही है खाली, सोचो आप। अब आपको ना देखो आ गया है मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल। क्या आ गया है? मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आ गया है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए इससे रिलेटेड। 67 का जो आंसर है ना वो डी है। वो क्या है? डी है कि 1 और 3 ठीक है खाली, यानी कि थर्ड राउंड टेबल कांग्रेस। सही बात है कि लंदन में हुई 1972 में। कांग्रेस का 1932 में कोई पार्टिसिपेशन कांग्रेस का नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। ये कह रहे हैं कि आपको ना फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट दिए हुए हैं, उनके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इसका जो आंसर है वो है 68 का सी, 1 और 2, यानी कि तिलक मंजरी मैथमेटिक्स, निगाहतू मेडिसिन। ये बिल्कुल ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। अब यहाँ पर देखो आ गया है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। एंशियंट हिस्ट्री भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रदमन इन द ईयर 72 ऑफ द साका इरा देयर ऑकर्ड अ टेरिबल स्टॉर्म आया था। तो कह रहे हैं कि ना उसमें कॉमन इरा कौन सा था। देखो कॉमन इरा पूछ रहे हैं, हिस्ट्री का ऑप्शनल वाला बच्चा बता पाएगा क्वेश्चन, और आया हुआ है 181 कॉमन इरा उस टाइम पर था। ठीक है, लिटिल ट्रिकी, बट इफ यू हैव दैट कैपेसिटी तो आप कर भी सकते हो। 70th का क्वेश्चन इजी है। अब्दुल रजाक ट्रेवलर ऑफ विजयनगर, इन्होंने को प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट था, और इन्होंने नोट किया था कि सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पर, है ना, फूड ऑफ द पीपल ऑफ दैट आर्ट, और विच फ्लावर ऑफ द वेराइटी यहाँ पूछी हुई है अब्दुल रजाक की, किस फ्लावर पे इनकी बड़ी निगाहें गई थी। उस पे यहाँ पर एक सवाल पूछा हुआ है जिस पे यूपीएससी ने ना क्रॉस मारा हुआ है एक्चुअली। अब आई डोंट नो व्हाट देयर क्रॉस मीन्स, सो आई थिंक वी शुड लीव दिस क्वेश्चन। और बाकी इसका आंसर आप बताओ मुझे क्या होना चाहिए 70th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 71 पे ना कौटाल्या का अर्थशास्त्र है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई जो कनकरर किंग होता है उसको अपना एक कनकर टेरिटरी मिल जाती है, और सोशल ऑर्डर उसके बेस पर पता पूछ रहे हैं कि सोशल ऑर्डर किस बेस पर होता है 71 का। 71 का जो आंसर है वो है वर्ना सिस्टम ओनली। आसान था, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 72। 72 का जो क्वेश्चन है वो ना आपसे एरा पूछ रहा है। अर्ली इंडिया में एरा क्या होता था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है उसका। तो उसके बाद यहाँ 72 का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही है। साका इरा, कालाचूरी, विनम, आपका विक्रम मेरा, बिल्कुल ठीक लगाया है। इसको ऐसे का ऐसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल देना चाहिए। देखो कितना अच्छा होता है कई बार हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 73 पर हम चलते हैं। इसमें नलिला दिव्य प्रबंधम के बारे में है। इसका आंसर होगा ए, कॉम्पोजिशन बाय द अल्वर्स कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एंथोलॉजी। 74th में यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो पूछा हुआ है कि व्हाट आर भूनी पचारा दोपति, जो कि मेंशन था बायोग्राफी ऑफ वैष्णवा रिफॉर्मर ऑफ मेडिवल असम। देखो मेडिवल असम पे पहुंच गए। इसका आंसर होना है वेसल्स ऑफ मेटल यूज, जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के लिए होते थे वहां पर होता था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 पे। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 से रिलेटेड। आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसका आंसर है कि नन, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है 75 का। ये तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट थी।
नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 76 पे हम चलते हैं, जहाँ पर महानवमी डिब्बा के विजयनगर के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। 11th-12th की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो ये आप जरूर जानते होंगे। 76 का जो आंसर है वो है सी, बोथ 1 एंड 2। महानवमी जो डिब्बा है ये सही में हाईएस्ट पॉइंट है विजयनगरा में, और विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड भी है। 77 क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बुंदेला रिबेलियन के अगेंस्ट औरंगजेब के स्टेटमेंट पे पूछा हुआ है, करेक्ट बताना है। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा है यहाँ पर कि क्या होना चाहिए। तो देखो 77 का जो आंसर है ना वो आएगा D1, 2 एंड 3, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आएंगे। यानी कि शिवाजी डेफिनेटली एडवाइस 17 साल की वो लोकल राइजिंग्स औरंगजेब के अगेंस्ट देखें, और छत्रासल लिवाई चौथ लाइक मराठा 1705 में औरंगजेब ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर पीस रखेगा। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर है डच ट्रेड इन मुगल पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर है वो क्या है 78 का, वो है आपका बी स्टेटमेंट, बिल्कुल इसका करेक्ट है कि डच ट्रांसपोर्ट करते थे सिल्क गुड्स, क्लोव्स एंड नटमैग्स वगैरह कलेक्ट किए जाते थे सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसमें पूछा है नेवल फोर्ट्स वर इरेक्टेड बाय शिवाजी। तो पूछा है कि कौन सा इसमें आंसर यहाँ पर करेक्ट है। 79 का जो आंसर है वो है 1, 2, 3, 4, चारों ही इनमें किए गए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 88 में पूछ रहा है इकॉनमी बतानी है असम की मेडिवल पीरियड की कि कौन सी करेक्ट है। तो देखो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है वो होगी D1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि अहोम जो है वो कास्ट करता था एक्सीलेंट मैचलॉक्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फर्स्ट रेट गन पाउडर था। असम ने ही नए क्राफ्ट, देखो आप एक चीज देखो, असम का मिडिवल टाइम पूछा हुआ है। मत छोड़ो मिडिवल हिस्ट्री की किताब, देखो नॉर्थ ईस्ट पकड़ा हुआ है। यूपीएससी ना देखो इंडिकेशंस देती है अपने पेपर से कि वो ज्यादा क्या चाह रही है बच्चों को पढ़ाना। पेपर ऐसे ही मत सॉल्व करा करो, एनालाइज करा करो कि पेपर चाह क्या रहा है हमसे। इसीलिए यहाँ बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है मुझे आपको। अभी कह रहे हैं इनमें बताओ इन सभी सेक्टर्स में से क्रिटिकल सेक्टर्स कौन से हैं। क्रिटिकल सेक्टर इसी बार की विजन आईएएस की मैगजीन में आई हैव डिस्कस विद यू गाइस कि नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो आपका प्रोटेक्शन सेंटर है उसने क्रिटिकल सेक्टर किस किस को कहा है। आपके सामने देखो स्टेटमेंट है, इसका आंसर होना है वैसे आपका सी, 1, 2, 4। 1 to 4 क्या है, पावर एनर्जी इंडस्ट्री एंड इरिगेशन, बैंकिंग सर्विस और एजुकेशन क्रिटिकल सेक्टर में नहीं आता है। ये ध्यान रखना आप इस बात को। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 82 पर, जिसमें पूछा है यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। तो वो KR नारायण थे। इसी समय का ध्यान रख लेते 1986, अगर आपको पता है तो बड़े आराम से आपका क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। 83rd क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम एम्बलम पूछा है मिलानो कॉर्टिना का विंटर ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स के बारे में, नेम ऑफ द एम्बलम फ्यूचुरा एम्बलम ऑफ द गेम्स वाज डिसाइडेड बाय द पॉपुलर वोट। 80 जो थर्ड का क्वेश्चन आपका गाइस होना है, उसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है आपका बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इमीडिएटली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84th पर कि 84th का आंसर क्या होगा। इन्होंने इंडिया के मैरीटाइम सागर इनिशिएटिव से आपके सामने सवाल पूछा है। अब 84th का जो आंसर है वो क्या है, सी। सागर से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है कि अलायंस था इंडिया का यूएसए जापान का, ताकि हम मर्चेंट शिप्स को इंडियन ओशन रीजन्स में सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। सागर का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या है। 85th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें COP पूछा हुआ है। यार विजन आईएएस पढ़ लो, करंट अफेयर्स में ना आप समझ लो, उपहार है विजन आईएएस की जो मैगजीन है जो हम पढ़ा रहे हैं ना चैनल पर, बहुत आपके लिए उपहार है वो। 85th का जो आंसर है वो है बी। COP 21 अजरबैजान, 27 इजिप्ट, 28 बताओ UAE, 29 UK। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 86। आ गया पॉलिटी, आर्टिकल्स पूछ लिया। 86 क्वेश्चन पर आओ। पूछता है सिविल सर्विसेज के मेंबर के लिए कि वो यूनियन में जाएगा स्टेट में जाएगा, उसको अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज कहाँ पर है प्रोटेक्शन इस बात की, कह रहा आर्टिकल 311 में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। 86 का आंसर इज बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछा है।
80 जो 7th का आंसर है वो क्या है, सी होगा इसका आंसर। क्या होगा, सी, 2 एंड 4 ओनली। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका जो यूनिक्लोज डिफाइंड कॉन्टिगियस जोन्स को बताता है और ये सर्टेन राइट्स लैंडलॉक स्टेट को ग्रांट करता है, उसके बारे में ये दे रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 पर इसने दो कमेटीज के बारे में पूछा हुआ है। 88 का आंसर होना था सिर्फ 2 ओनली। ध्यान रखना, 88 का आंसर बी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेट अप ऑन द लाइन्स ऑफ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर पॉल एच एबलबी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। कमेटी की रिपोर्ट पूछी है। 89 में रिपोर्ट अगर पता है तो बड़े आराम से बड़ा क्विकली क्वेश्चन हो जाना था। कह रहा है नीचे दी गई रिपोर्ट्स में से ये बताना है कि जब बजट इज सीन और नॉट लाइक एज अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स रिसीट और अगेंस्ट एक्सपेंडिचर बट एज अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस। बजट के बारे में लिख रहा है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जो टैक्स और एक्सपेंडिचर को बताता है और पूरी इकोनॉमी के कोर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये किस रिपोर्ट में लिखा गया था? हेल्डेन कमेटी रिपोर्ट में ये बात लिखी गई। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको ये विजन आईएएस की मैगजीन में इकोनॉमी वाले सेक्शन में पढ़ा भी रखा है। इसीलिए देखो करंट अफेयर्स से भी ना कई बार इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ना रिपोर्ट्स वगैरह को अलग से बैठ के लिख लो ताकि आपको कभी इस तरह की दिक्कतें आए ही ना। 90th क्वेश्चन कह रहा है कॉम्पोजिशन बतानी है, G20 से रिलेटेड कॉम्पोजिशन बताओ। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90th क्वेश्चन का आंसर है सी, 1 एंड 4 ओनली। आपका इसका आंसर कैसे ये होगा, देखो एक तो ना आपका ये हो गया ऑल G7 आर मेंबर ऑफ G20, सही बात है। फोर, ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर ऑफ G20, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, अब देखो 91st का आंसर है ए, 1 एंड 2 ओनली। कुछ राइट जो है वो पार्ट 3rd में है और वो इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। और इसका आंसर 2 भी ठीक है कि सम राइट्स आर कंटेन इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फेवर करता है सिटीजन्स को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, जिसमें ना कमीशन और कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है। ये देखो 92 का क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन का आंसर होना है गाइस बी, 4213। यानी कि कोठारी कमीशन सिविल सर्विसेज, सतीश कमेटी एंट्रेंस एग्जाम, पीसी होता कमेटी इंक्लूजन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इन सब्जेक्ट, पीसीएलआर पर्सनालिटी असेसमेंट। तो याद रखना रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। 93rd क्वेश्चन पर आते हो तो पूछा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एवरी म्युनिसिपैलिटी। आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल 93, मतलब सॉरी 93 क्वेश्चन का आंसर 243 होगा इसका आंसर। तो ये वाला जो पार्ट है ना 243 के, इनको प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, थॉरली कर लोगे हो जाएगा। स्टेटमेंट बोला है और पूछा है करेक्ट बताओ, सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। मिशन शक्ति डीआरडीओ नेम गिवन बाय, अगेन इजी क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के ये नाम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 96, जिसमें कि फाइनेंस रिपोर्ट और ये सब के बारे में दे रखा है। 96 का आंसर है दोनों ही रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पर अगर आप आते हो तो 97 का जो आंसर है ये पूछा गया कि कौन सा नहीं है जो कि इंप्रूवमेंट इन रूरल एरियाज के बारे में बताता है। तो 97 का आंसर जो है वो ओबेसिटी इन वुमेन जो है वो नहीं इंप्रूवमेंट दिखाता रूरल एरियाज में। अगर आप NFHS सर्वे 4 या 5 पढ़ते हो तो वो वाली बात है। ठीक है, 98 क्वेश्चन आते हो तो बर्डन ऑफ टैक्स की बात करता है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 98 का जो आंसर होना है वो आपका सी है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 99 में, जिसमें ना सोर्स ऑफ डिमांड पूछा है इंडियन इकोनॉमी का। 99 का आंसर है प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस फिक्स कॉर्पोरेट फॉर्मेशन, ये सारा हम निकालते हैं। सोर्स ऑफ डिमांड डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना था, सबसे ज्यादा फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हो अगर आप, तो परसेंटेज वेटेज पूछा है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का डिवोल्यूशन फॉर्मूला में 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या दिया है, तो इसका आंसर है 15%। ठीक है, चलो इमीडिएटली अब आ जाओ हमारा 101 क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ पर 125 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड पूछा है, ये तो बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स बताओ आंसर क्या था, सी था, 1 एंड 3 आर द राइट आंसर। एनएलपी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। नॉट करेक्ट में क्या आंसर होना चाहिए, तो नॉट करेक्ट में पूछा है तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा, इसके ही क्वेश्चन मार्क है, यूपीएससी इस पे भी कुछ नहीं बोल रही है, तो आइडिंग है।
देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक गुड एंड एक्सटर्नलिटी, इस पे पूछा है। इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट। आ गया देखो कमीशंस, बड़ा कमीशंस को प्लीज रिवाइज करके जाया करो। पॉपुलेशन पूछी थी ईयर 2011 की, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला, यूनियन टैक्स रेवेन्यू और विद द स्टेट कैसे शेयर होगा। कहाँ लिखा था ये? 104 क्वेश्चन का आंसर है 14th फाइनेंस कमीशन में, 14th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। गवर्नमेंट स्कीम्स 1000 बार मैं आपको कहती हूँ मत छोड़ा करो, हर महीने गवर्नमेंट स्कीम मैं आपको कराती हूँ, घोट के पी जाओ उसको। कौन नॉट करेक्ट पूछा है, तो देखो जी इसका बी गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर अपने आप चलो 106 पे। 106 क्या कह रहा है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ एरिया में ली गई है। इसका आंसर होना था, सिर्फ वन होना था, ट्रेड लिबरलाइजेशन में। फिर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन से रिलेटेड 107 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है वो सिर्फ एक पार्ट ही बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है। 108 का आंसर है रिटेल कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और रिटेल कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, स्टूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग किसको एक्सक्लूड करना है, ये सारी बातें हैं इसके अंदर। तो 108 का जो आंसर है वो क्या होगा, दैट इज बी 123, ठीक है। अब आओ 109 पे, तो कैपिटल रिसीट पूछी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसका पार्ट है, तो इसका आंसर होना है डी 1, 3 एंड 4, डिसइन्वेस्टमेंट, सेविंग, नेट मार्केट, बोरोइंग। अब हम चलते हैं 110 क्वेश्चन की ओर, 110 की ओर, जिसमें कि अरेंज करना है हमें सोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर इन टर्म्स ऑफ योर परसेंटेज रेवेन्यू एंड ऑल। 110 का आंसर होना था सी, कस्टम एक्साइज कॉर्पोरेशन जीएसटी, इस हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। 111 में अगेन यूपीएससी इसमें कंफ्यूज है, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 112 क्वेश्चन पे चलो, पूछा है फॉर इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में कौन सा पिलर नहीं है, तो ये वाला पिलर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अगेन अगेन वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बिल्कुल कराया है मैंने ये, इसका आंसर डी होना था, दोनों ही नहीं है, ठीक है, नाइदर 1 नो 2, दोनों स्टेटमेंट गलत है। 114 43rd एशियन समिट, अगेन कौन चेयर कर रहा है, कौन सी कंट्री, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 114 का, इंडोनेशिया कर रही है 43rd एशियन समिट, ठीक है, आसियान समिट सॉरी। इसके बाद आएगा 115वां क्वेश्चन, जिसमें कि ना ब्रैंडन हॉल आपका ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड पूछा है, कौन से पीएसयू को गया है, तो बैलमर लॉर। इसी के लिए मैं आपको कहती हूँ कि ना विल स्टार्ट यार, ये वाला काम भी हमें करना है, प्रधान जो हमारी प्रतियोगिता दर्पण में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। वैसे भी छोटे छोटे फैक्ट्स तो मिल रही हैं करंट अफेयर्स के, दैट विल डू। दो आपको ऑर्गेनाइजेशन बतानी है पार्ट ऑफ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, तो 116 का आंसर है ए, ये करते हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन ये वाली। 117 का यूक्रेन, तो भाई इस वक्त बहुत फेमस है, तो आपको तो रट जाना चाहिए कि कौन सी बॉर्डर नहीं करता है। 117 का आंसर है पोलैंड बॉर्डर नहीं करता है। कोई ऐसा निमोनिक बताओ जिससे बच्चों को हेल्प हो जाए कि यूक्रेन की कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ताकि सबकी हेल्प हो, सबको मिलजुल के पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। चलो, जे वैन के बारे में बता रहा है कि डोमेस्टिक कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कौन सी कंट्री का, तो 118 का याद रखना, इजिप्ट है उसका है ये जे वैन। विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, तो इसका आंसर है डी, मार्टिन फ्रीमैन, इसको मिला है बेस्ट एक्टर, ठीक है। 120वें का आंसर है आपका पूछा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट वाला मैकेनिज्म के रिलेटेड, इसका आंसर 2 ओनली होना था कि दे आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस क्लाइमेट पॉलिसी, इसीलिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट बनाया गया है, ध्यान रखना इस बात को, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब नाउ गाइस ओनली वी आर लेफ्ट विथ 5 क्वेश्चंस, उनको खत्म करते हैं। देखो, नोबेल पीस प्राइज पूछा है 2023 का, देख रहे हो आप कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए करंट अफेयर्स तो कभी नहीं छोड़ने आपको। बी, फॉर एवरी एग्जाम करंट अफेयर्स द इम्पोर्टेंट की फॉर यू, तो याद रखना 2 बिल्कुल ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को स्ट्रगल इन ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान ईरान दिया गया है 2023 में, बी वेरी केयरफुल, नरगिस मोहम्मदी को नहीं भूलोगे आप, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 122वें पे चलते हैं, जिसमें COP 28 से रिलेटेड क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है। 122वें का आंसर है डी, इसलिए हम पढ़ाते हैं ना, कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में हाइलाइट्स क्या थी, तो ध्यान से सुना करो, इसका आंसर डी होना है। 123rd का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है अनूप बारेवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस पूछा हुआ है 123 का, तो इसका जो आंसर है वो आएगा बी 2 ओनली। खाली ये ठीक है कि अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी द सेम एज द जस्टिस ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 124 में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है, जिसमें कि डेवलपिंग साइंस सेंटर एंड ऑल के बारे में बात की गई है। इसमें टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटी को म्यूजिक यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी के पे दर्जा दिया है? तो वो है हमारी ग्वालियर। इसी बार की मैगजीन में ये क्वेश्चन मैंने डाला था, बताओ कोझिकोड को किसके लिए मिला है? ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर CAPF पेपर का पक्का एनालिसिस ऑफिशियल आंसर की से। बिल्कुल ट्रस्ट सोर्सेज हैं, पढ़ सकते हो आप इससे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।